अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अनवार और आप देख रहे हैं लर्न पाकिस्तान। इस लेक्चर के साथ हम अपने इलेक्शन एक्ट की सीरीज़ की तरफ वापस आते हैं और हमने जहां से उसको छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्पेसिफिकली हमने चैप्टर 5 की डिविजन्स की थी और उन डिविजन्स में से हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो प्री इलेक्शन स्टेज है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इंडिविजुअल्स की नॉमिनेशंस कैसे होती हैं, वो कैसे दे रन फॉर द ऑफिस, विच मीन्स कि वो कैसे इलेक्शन में compete करते हैं, और वो सारा प्रोसेस जो इसमें कंटिन्यू किया जाता है। ये इसका फोकस हमारे पास स्पेसिफिकली हाउ कैंडिडेट्स बिकम ऑफिशियल कैंडिडेट्स इन एनी सिचुएशन, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। द रेलिवेंट सेक्शंस आर फ्रॉम 60 to 73। ये वो सेक्शन है जिसको हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। तो बगैर डिले के हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो इस तरह की एजुकेशनल वीडियो से कनेक्टेड रहना चाहते हैं या मज़ीद फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स जो लर्नअप पाकिस्तान यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है या डिफरेंट तरीके से कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर रहा है, उसके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता करके। ये हम सारी एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रिसोर्सेज आप तक पहुँचाई जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइएगा और कोई अच्छे आइडियाज़ हो तो हमारे साथ शेयर करें, और हमारे पास जो अच्छे आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम स्पेसिफिकली आ गए हैं अपने सेक्शन 60 और 61, विच आर द बेसिक पार्ट्स जो हमने यहाँ से डिस्कशन शुरू करनी है। ये सारा का सारा प्रोसेस बेसिकली नॉमिनेशन प्रोसेस है जिसको हमने डील करना है। कोई भी रजिस्टर्ड वोटर जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो वो प्रपोज कर सकता है या सेकंड कर सकता है द नेम ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि अगर ए शख्स है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठा है, वो एग्जिस्ट करता है, वो किसी भी शख्स को, एक्स पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है या उसकी नॉमिनेशन को सेकंड कर सकता है, उसको सहरा सकता है, और एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज क्वालिफाइड। एक सिंगल वोटर कैन ओनली प्रपोज अ सेकंड वन कैंडिडेट। तो एक वोटर किसी और कैंडिडेट को, वंस अ सिंगल कैंडिडेट हैज़ बिन प्रपोज, अगर ए ने एक्स को प्रपोज कर दिया है तो वो वाई को प्रपोज नहीं कर सकता। उसके लिए किसी और कैंडिडेट को सामने, किसी और वोटर को सामने आना पड़ेगा ताकि वो उस कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सके। ये प्रोसेस किस तरह होगा? दिस प्रोसेस इज डन थ्रू अ नॉमिनेशन पेपर। उसको स्पेसिफिक फॉर्म है, उसको फॉर्म ए कहा जाता है, विच इज़ अ फाउंडेशनल टॉपिक दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम जनरली डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा तवील सेक्शन है, उसके मैंने सिर्फ क्रक्स डिस्कस किया है आपके साथ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होती हैं और एमसीक्यूज़ के परस्पेक्टिव में देखी जा सकती है। एक तो उसमें एक डिक्लेरेशन होती है कि कैंडिडेट कंसेंट करता है अपनी नॉमिनेशन के, अगर मुझे नॉमिनेट किया जा रहा है तो मेरी मर्जी इसमें शामिल है, किसी और पर्सन ने, थर्ड पर्सन ने बगैर मुझसे पूछे नॉमिनेशन नहीं देनी है। और वो सारी रिक्वायरमेंट जो मेंबर ऑफ असेंबली, जो आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में दी गई हैं, उसको मीट करती हैं। तो यहाँ हमारे पास दो तीन एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक ये कि उसमें कंसेंट रिक्वायर्ड होती है जो भी शख्स जो है कैंडिडेट फॉर मेंबर आ रहा होता है। दूसरा ये कि ये हमारे पास आर्टिकल 62 में उसकी शराइत मेंशन है। तीसरी ये कि यहाँ पे फॉर्म ए जो है वो इस फॉर्म में कंटेन किया जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये एग्जैक्टली क्या होती है, ये एप्लीकेशन होती है, ऑर्डर होता है, क्या होता है? इट्स अ डिक्लेरेशन। दूसरी पार्ट यह है कि एक डिक्लेरेशन एक और मजीद होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट है उसका एक एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट है जो उसने डेडिकेट कर दिया है टू द पर्पस ऑफ इलेक्शन। वो अपने पर्सनल फंड से या किसी और के फंड से नहीं कंज्यूम करने वाला, वो अपना बैंक अकाउंट यूज़ करेगा और सिर्फ उसी पर रिलाई करते हुए अपने इलेक्शन को कंटिन्यू करेगा, उसके लिए एक्सपेंसेस कंडक्ट करेगा। तीसरा कि आपका जो आईडी कार्ड है उसकी एक अटेस्टेड कॉपी दरकार होती है एज द मेंबर हु इज़ नॉमिनेटिंग अ मेंबर एज अ वोटर बेसिकली। मजीद ये कि जो आपके सेपरेट ऑफ एसेट स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एक सेपरेट फॉर्म के, कि आपकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, आपके क्या एसेट्स हैं। जो शख्स नॉमिनेट हो रहा होता है ये उसके कवाइफ के बारे में बताया जा रहा होता है कि कौन कौन से उसमें उसके एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, उसने किसी के पैसे तो नहीं देने हैं, क्या उसके पास एसेट्स हैं, उसके पैसे कहाँ से आते हैं, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें डिस्कस करनी है विद इन दैट फॉर्म जो आपने नॉमिनेशन पेपर की शक्ल में फ़ाइल करना है कि मैं इस शख्स को नॉमिनेट करता हूँ और ये इसके सारे कवाइफ हैं जिसकी बेसिस पे ये इलेक्शन को कंटेस्ट करने वाला है। इस नॉमिनेशन प्रोसेस का जो सेकंड सेक्शन है वो हमें ये बताता है, बेसिकली 61 ये बताता है कि नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर को डिलीवर किए जाने चाहिए बाय द कैंडिडेट और देयर डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव। कि एक वोटर इसको फाइल कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन ये जो प्रपोजल है ये डिलीवर किया जाता है बाय द कैंडिडेट या एक ऐसा शख्स जिसको कैंडिडेट ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया हो। वो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका ऑन पेपर भी वो मौजूद होता है कि ही इज़ माई रिप्रेजेंटेटिव, और वो उसकी जगह पर जाकर अपने इलेक्शन पेपर्स
प्लेस कर सकता है, पहुंचा सकता है। ये असिस्ट करता है कि अगर कैंडिडेट कहीं ऐसी जगह पे है जहां वो फिजिकली नहीं आ सकता, अभी अवेलेबल नहीं है, वहाँ मौजूद नहीं है, या उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी जगह एक और शख्स जाकर ये पेपर सबमिट करवा सकता है। इसके साथ साथ एक और फाउंडेशनल टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि एक नॉन रिफंडेबल फ़ी जमा करवानी होती है। बेसिकली वो एक फ़ीस जमा कराएगा इस प्रोसेस में अपेयर होने के लिए, विच इज़ 30,000 रुपीज़ फॉर नेशनल असेंबली सीट एंड 20,000 रुपीज़ फॉर अ प्रोविंशियल असेंबली सीट। ये एक रिक्वायरमेंट है विच हैज़ बीन प्लेस्ड बाय ईसीपी, और इसको फॉलो करना मैंडेटरी है। इसके बगैर आपके नॉमिनेशन पेपर्स कंप्लीट नहीं हो सकते। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्योंकि स्पेसिफिकली वैल्यूज़ हैं, तो इसके एमसीक्यूज़ यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, इसी वजह से इनको हाईलाइट करना ज़रूरी था। द नेक्स्ट पार्ट इज़ द स्क्रूटनी प्रोसेस। ये सेक्शन 62 और 63 में डिस्कस किया गया है। बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो एग्जामिनेशन करता है नॉमिनेशन पेपर की, उसका एक अच्छी तरह पोस्टमार्टम किया जाता है, उसका ब्रेक डाउन, उसका एनालिसिस किया जाता है कि सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हाईलाइट की गई हैं in the official ECP laws and rules and all relevant provisions of law. For example, अभी हमने डिस्कस किया 62 of the article of कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स बताती हैं। तो वो मेक श्योर करता है कि सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हैं। फॉर एग्जांपल किसी किस्म की कन्विक्शन तो नहीं है, कहीं वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में क्रिमिनल तो नहीं साबित हुआ, वो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करता है, क्रॉस चेक करता है, ताकि जहाँ पे किसी किस्म का एरर हो तो वो यहाँ पर डिसाइड हो जाए। इस पॉइंट पे कैंडिडेट का फेट डिसाइड किया जाता है कि आया वो कैंडिडेट के तौर पे कंटेस्ट करेगा या उसके पेपर्स रिजेक्ट हो जाएंगे। और अगर उसके पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, वो भी इन्हीं सेक्शंस में डिस्कस किया गया है। अब एक साथ और चीज़ होती है कि कोई भी शख्स किसी की नॉमिनेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकता है। वो ऑब्जेक्शन रेज करके वो हाईलाइट कर सकता है कि नहीं, इसमें ये चीज़ जो मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल ये बता रहा है कि वो कॉन्विक्ट नहीं है, इन रियलिटी ये कॉन्विक्ट है, या ये इसने मेरे खिलाफ एक चीज़ की हुई है, ये उसका सबूत है जिस पे हमारा भी मामला चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस पॉइंट पर लाई जा सकती हैं। और कोई भी वोटर इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी से मुराद अगर ए जो है वो 171 कॉन्स्टिट्यूंसी में अपेयर हो रहा है, तो सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का बंदा ही एक ही कैंडिडेचर को कंटेस्ट कर सकता है और वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। जब एक ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया जाता है उसके बाद एक हेयरिंग प्रोसेस होता है। आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर है एक फॉर्मल हेयरिंग प्रोसेस रखता है जहाँ पे कैंडिडेट या उसके एजेंट्स या कोई भी जिसने जो ऑब्जेक्शन फाइल की होती है वो आकर वहाँ पर बैठता है, विजिट करता है। फिर वहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन पूछता है कि क्या इसके मामला आते हैं और उसके मुताबिक फिर फैसला करता है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये एक फ़ायदेमंद डिस्कशन हो। फॉर एग्जांपल अगर उसके सामने इन्फॉर्मेशन आती है कि इसने किसी बैंक से लोन लिया था कैंडिडेट ने और अब उसने लोन कंप्लीट नहीं दिया है तो वो डिफ़ॉल्टर है, अब वो इन्फॉर्मेशन उस बैंक से ले सकता है ताकि उस फैक्ट को वेरीफाई किया जा सके। द सेम इज़ फॉर एनी इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो पुलिस हो या जो मर्जी हो, उससे मजीद इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है टू इम्प्रूव और टू असेस द वैलिडिटी ऑफ फैक्ट्स। इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते जाएं तो हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ ग्राउंड्स दे दिए गए हैं जिसकी बेसिस के ऊपर एक कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया जा सकता है। वन ऑफ दोज ग्राउंड्स एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट ग्राउंड है कि उसकी क्वालिफिकेशन ही मीट नहीं करती मेंबर ऑफ एन असेंबली बनने के लिए, जो आर्टिकल 62 में मेंशन्ड है कि इसको सादिक और अमीन होना चाहिए, इस शख्स को इसके अगेंस्ट कोई कन्विक्शन ना हो, ये सारी की सारी उसमें लेआउट की गई हैं। तो अगर ये मीट नहीं होती हैं तो अल्टीमेटली इसमें हम देखेंगे कि उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसका जो प्रपोज़र है जिसने उसको प्रपोज किया है या उसने जिस प्रपोजल को सेकंड किया है, उसको एंडोर्स किया है जिस शख्स ने, अगर वो ही क्वालिफाइड नहीं है तो तब भी उसके कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर वो शख्स सादिक अमीन नहीं है या फिर ऐसा शख्स है जो एक मोरली करप्ट शख्स है तो फिर उसको भी रिजेक्शन मिल सकती है इस बेस पे। तीसरा कि जो आपका नॉमिनेशन पेपर है उसमें कुछ डिफेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई मिसिंग सीरियल नंबर है या इनकरेक्ट सीरियल नंबर है या उसमें कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस्ड है नहीं है, तो तब भी कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर रिटर्निंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड कि ये कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो गई है, ये कोई जनरल किसी की इंटेंशन नहीं थी ये गलत डॉक्यूमेंट देना, कुछ गलती से हो गया है, तो फिर वो स्पेस देके उसको फिक्स करवा के कैंडिडेचर को कंटिन्यू कर सकता है। अब ये तो वो चीज़ें हैं जो एक आरओ कर सकता है। वो क्या नहीं कर सकता, ही विल नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ एन एंट्री, कि जो उस इलेक्टोरल रोल के ऊपर एंट्री की गई है जिसका एक प्रपोजर है या सेकेंडर है वो वहाँ पर आया हुआ है, वो उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आया ये इलेक्टोरल रोल पे आ सकता है या नहीं आ सकता। ये उस पॉइंट की चीज़ नहीं है, उसके लिए एक अलग प्रोसेस है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक शख्स वोटर है और वो इलेक्टोरल उस रोल में आइडेंटिफाई हो गया है तो फिर वो वहाँ पर प्रपोजर और सेकेंडर दोनों बन के आ सकता है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और
अगर एक किसी किस्म की इंफॉर्मेशन उससे ली जा रही है जो नॉमिनेशन पेपर से अलग है, वो भी नहीं पूछी जा सकती, वो पर्सनल डिटेल्स में नहीं जा सकता। अगर उसने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो मेंशन डिक्लेयर कर दी हैं, उसके अलावा वो कुछ पूछना चाहे, उसको परमिशन नहीं है, क्योंकि वो रिलेट नहीं करती उस चीज़ से, अनलेस उसको ये शक हो कि ये इसने कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज़ छुपाई हैं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कर सकता है। लेकिन ओनली इफ़ इट इज़ रेलिवेंट। अगर वो डिले करने की कोशिश करे या किसी किस्म की आर्टिफिशियल हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करे, तो उसको इस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आपका कैंडिडेचर एज अ कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है, या या आप एक ऑब्जेक्टर हैं जिसने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस केस हम कहते हैं कि ए वाज अ कैंडिडेट और एक्स ने उस पर ऑब्जेक्शन किया। अब ए का कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है एक्स की वजह से, या एक्स का क्लेम डिनाई हो जाता है ए की वजह से। दोनों केसेस में आप अपील में जा सकते हैं। ये अपील एक स्पेशल अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, विच इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ इंपॉर्टेंस हेयर, कि उसका क्या नाम होता है और वो कौन उसको हेड करता है। तो वो एक हाई कोर्ट का जस्टिस उसको जज कर रहा होता है, और जो डिसीजन इस ट्रिब्यूनल का होता है वो फाइनल कंसिडर होता है। जो वो फैसला दे देते हैं, उसके बाद उस जो नॉमिनेशन पेपर है उसके ऊपर मजीद अपील नहीं की जा सकती। अगर एक रिजेक्शन हो गया है बाय आरओ और आगे जाके हाई कोर्ट में भी रिजेक्शन हो गया, तो अब आप उसको अपील नहीं कर सकते। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये डिसीजन फाइनल है, इट इज़ नॉन अपीलेबल इन एनी वे, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, चेंज नहीं की जा सकती। अब ये सारा स्क्रूटनी का प्रोसेस हो जाता है, अपील स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक हमारे पास फाइनल लिस्ट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं कि ये लोग हैं, ये वैलिड कैंडिडेट्स हैं। दिस ऑल इज़ डिस्कस्ड इन सेक्शन 64 to 68, स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले उस लिस्ट को पब्लिकेशन की जाती है, उसको पब्लिकली डिस्प्ले किया जाता है कि ये वैलिड लोग हैं, और ये जो लिस्ट है ये रिवाइज कर दी जाती है जब अपील डिसाइड हो जाता है। तो दो लिस्टें होती हैं, एक वो होती है विच इज़ डिसाइड गिवन बाय द आरओज, उसके बाद अपील्स होती हैं, उसके बाद एक और फाइनल लिस्ट इशू हो जाती है, और उसके बाद वहाँ पे मजीद अपडेटिंग नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ किस केस में हो सकती है कि अगर एक स्पेसिफाइड डेट जो मेंशन कर दी गई है बाय द इलेक्शन कमीशन या बाय द आरओ स्पेसिफिकली, तो उससे पहले पहले वो विड्रॉ कर सकता है अपना कैंडिडेचर। अगर एक कैंडिडेट है ए है, अब उसका वो वैलिड था और ईसीपी ने डिक्लेयर कर दिया है या उसके रेलेवेंट आरओ ने डिक्लेयर कर दिया है बाय 10th of August, आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो विड्रॉ कर सकता है बाय दैट डेट। एक दफ़ा आपने विड्रॉ कर लिया तो वो डिसीजन रिवर्स नहीं की जा सकती। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द डिसीजन टू विड्रॉ कैन नॉट बी रिवर्स्ड इन एनी वे और इन एनी मैनर और एट एनी टाइम अगेन बाय अ कैंडिडेट। जब उसने एक दफ़ा डिसीजन ले लिया, नाउ ही मस्ट स्टैंड ऑन इट एंड देयर इज़ नो वे आउट फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। वो कैंडिडेट्स जो रिटेन करते हैं अपने कैंडिडेचर को और उनका फैसला होता है कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, वो अगले स्टेज पे मूव कर जाते हैं। अगले स्टेज पे कोई ऐसे कैंडिडेट जिनकी अफिलिएशन होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो वो उसको डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, वो कहता है कि मैं एक्स जमात के साथ हूँ, दूसरा कहता है वो वाई के साथ है, तीसरा कहता है वो जी के साथ है, तो वो तीनों अपनी अफिलिएशंस डिक्लेयर कर देंगे एट दिस स्टेज। फिर आरओ जो है वो अलॉट करता है टू स्पेसिफिक इलेक्शन सिंबल, एक इलेक्शन सिंबल जो हम देखते आए हैं मुख्तलिफ इलेक्शंस में, किसी को शेर मिलता है, किसी को बैट मिलता है, किसी को तीर मिलता है बेस्ड ऑन देयर पार्टीज़। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए बहुत सारे होते हैं, किसी को फ़ोन मिलता है, किसी को कैमल मिलता है, किसी को मोमबत्ती मिलता है। वो सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो आरओ असाइन कर देता है टू ईच कंटेस्टिंग कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर अफिलिएशन इज़। अगर उनकी अफिलिएशन होती है तो उनको पार्टी का कैंडिडेट, पार्टी का स्टैंप मिलता है और पार्टी का ही सिंबल मिलता है। अगर उनकी एफिलिएशन नहीं होती है तो इंडिपेंडेंट के तौर पे उनको कोई भी आरओ एक सिंबल अलॉट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन। ये दोनों पॉइंट जो हैं ये हमारे पास सेक्शन 64 से 68 में ही डिस्कस किए जा रहे हैं, और ये पूरा तसलसल से एक ही सेक्शन आप तसल्ली से अगर पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी एक पिक्चर उन्होंने पेंट कर दी गई है। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके बेसिकली अनअसाइंड सिंबल्स, जो फ्री सिंबल्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी अवेलेबल होते हैं, वो अलॉट कर दिए जाते हैं। अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं तो एक हमारे पास इख्तियार होता है आरओ के पास कि लोग चूज़ नहीं करना चाह रहे तो आरओ रैंडमली अलॉट कर देता है कि आपको ये साइन कर दिया, आपको ये साइन कर दिया, आपको ये साइन कर दिया। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी डिफरेंट होता है। तो ये नहीं होता कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में दो लोगों को एक सिंबल मिल जाए, लेकिन दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में सेम सिंबल किसी ना किसी कैंडिडेट को अटैच किया जा सकता है, बिकॉज हर किसी का रिटर्निंग ऑफिसर ये डिसाइड कर रहा होता है।
जब ये चीज़ फॉर्मलाइज हो जाती है तो आरओ एक फाइनल लिस्ट देता है ऑफ ऑल कंटेस्टिंग कैंडिडेट, जिसमें उनके सिंबल्स भी साथ अटैच कर दिए जाते हैं। ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। अनदर इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल पॉइंट कि ये जो लिस्ट है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी देख सकता है, कोई भी व्यू कर सकता है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, और ये सारे के सारे कैंडिडेट्स को भी दे दी जाती है और पोलिंग स्टेशन तक भी पहुंचा दी जाती है। सेक्शन 69 से 73 में कुछ स्पेसिफिक पोलिंग डे लॉजिस्टिक्स मेंशन है जो डिस्कस करना ज़रूरी है, कि जो सारा पोलिंग डे कंडक्ट हो रहा होता है उसके पीछे ऑन द बैकग्राउंड क्या चीज़ें हो रही होती हैं। नंबर एक, कि जो ईसीपी है उसकी एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो एक ही दिन होंगे। वो इस तरह नहीं होगा कि एक दिन एक जगह इलेक्शन हो रहा है, दूसरे दिन दूसरा हो रहा है, तीसरे दिन तीसरा हो रहा है, अनलेस अदरवाइज को मखसूस किस्म के नेशनल लेवल पर ट्रेजिडी हो जाती है, या कोई आफत आ जाती है, या कोई अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसेस हैं, कोई जंग की कैफियत है, या कोई भी चीज़ है, तो उसमें स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री में एक दिन हो सकता है, बाकी में दूसरे दिन हो सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी चीज़ ये है कि एक ही दिन ऑन द सेम डे आपके इलेक्शंस को कंडक्ट होना ज़रूरी है। अंडर what सेक्शन? अंडर सेक्शन 69 ऑफ द इलेक्शन एक्ट। दूसरी पॉइंट ये है जो 70 सेक्शन में डिस्कस्ड है कि जो आवर्स ऑफ द पोल हैं वो डिसाइड कर दिए जाएंगे, और कम से कम 8 घंटे अलॉट किए जाएंगे फॉर द पोल, इससे कम नहीं हो सकते। 2 3 4 5 6 7 नॉट अलाउड, 8 मैक्सिमम जितने मर्जी चाहें वो अलॉट किए जा सकते हैं बाय द ईसीपी। ये वैसे एक्सटेंड नहीं किए जाते, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एक्सटेंड किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड जो क्लोजिंग टाइम है। सो ओरिजिनल क्लोजिंग टाइम लेट्स अज्यूम के आपके पास 5 बजे का टाइम जो था वो क्लोजिंग टाइम था, तो 3 घंटे पहले पहले तक उसकी एक्सटेंशन का फैसला किया जा सकता है, यानी 2 बजे हद। आप उसके बाद एक्सटेंशन नहीं कर सकते। 2 बजे तक अगर आपने फैसला कर लिया कि आप पोलिंग को 1 घंटा एक्सटेंड कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। आपकी रिक्वायरमेंट है कि 8 से ज़्यादा आप एक्सेप्शनली जाएंगे, लेकिन कम से कम 8 घंटे आप करेंगे। उसके बाद लॉ ये भी रिक्वायरमेंट बताता है कि एक प्रिसाइज मेथड होना चाहिए काउंटिंग बैलेट बॉक्सेस का, कि बैलेट बॉक्स को काउंट करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीका होना चाहिए। वो कौन सा है वो ईसीपी डिटरमाइन करेगी। वो चाहे तो हैंड काउंटिंग करवाए, वो चाहे तो बल्क काउंटिंग कराए, चाहे तो इलेक्ट्रिक काउंटिंग करवाए, वो उसका इख्तियार है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक फार्मूला जनरेट करेगी, और वो ये भी बताएगी कि अगर आपके पास जो है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स निकल आ रहे हैं एंड नाउ यू नीड टू राउंड देम, आपके पास फॉर एग्जांपल 97 आ रहे हैं तो आप उसको 100 तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो उसमें आप किस फार्मूले पर रिलाई करेंगे, कब रिलाई करेंगे, अगर वोट डिफरेंस कम है तो रिलाई करेंगे या नहीं करेंगे। इस तरह के आप फार्मूलाज प्री डिसाइड कर देंगे इलेक्शन से पहले, और उनको फिर अपने पास महफूज रिटेन करेंगे और आप उनको फॉलो भी करेंगे। ईसीपी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रिंटिंग है वो अलहदा से हो, सिक्योरली हो, पब्लिक एक्सेस में ना हो, और एक स्पेसिफिक ख़ास किस्म का पेपर यूज़ किया जाए ताकि किसी भी किस्म की बैलेटिंग में हेरा फेरी ना की जा सके, कोई एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बैलेट्स ना ऐड हो जाएं, या किसी जगह पर जहां पर वोट कम डाले गए हैं बाद में फेक वोट्स की एडिशन ना हो जाए। तो ये भी ईसीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इस सारे प्रोसेस में कोई कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है ही डाइज इधर ड्यूरिंग द पोल, के पोल चल रहा था उसकी डेथ हो जाती है, तो इलेक्शन प्रोसीडिंग्स उसी वक्त टर्मिनेट हो जाती हैं। जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन हैं वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएंगे, वो वहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा, और एक नया इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ेगा उस एरिया में। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो दोबारा वहाँ पे अपने पेपर्स रिफाइल नहीं करेंगे, या दोबारा डिपॉजिट जो 20,000 30,000 हमने बताया था वो डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर उसी नाम में कोई नया कैंडिडेट आना चाहता है तो उसके ऊपर ये रूल्स बिल्कुल अप्लाई करेंगे। अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो फाउंडेशनल लेवल पर पूछे जा सकते हैं, या जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से पूछे जाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया एक डिपॉजिट जमा करवाना होता है, तो अगर एक नेशनल असेंबली पे कैंडिडेट सीट पे रन कर रहा है तो वो कितना डिपॉजिट जमा करवाएगा। सो दैट्स 30,000 रुपीज़ का नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। इसमें आपके पास ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बन सकता है कि वो डिपॉजिट होता है वो, और नेशनल असेंबली के लिए कितना, 30,000 किस असेंबली के लिए होता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज टू गेट एन आइडिया कि किस तरह की चीज़ टेस्ट की जा रही होती है। दूसरा एमसीक्यू जो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि मिनिमम कितने घंटे के लिए पोल होना चाहिए फॉर अ जनरल इलेक्शन। अभी हमने डिस्कस किया कि एटलीस्ट 8 आवर्स तक का पोल कंडक्ट करवाना ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा हो तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे, उससे कम नॉट अलाउड अंडर द लॉ। इस तरह से मिलते जुलते एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 आवर्स का जनरल इलेक्शन पे एमसीक्यू बनाया जा सकता है, या कोई फॉल्स वैल्यू देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये करेक्ट है या ये फॉल्स है। तो इस तरह से भी एमसीक्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं।
एक थर्ड और फाइनल एमसीक्यू इसी टॉपिक से, कि कैंडिडेट हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम द इलेक्शन बाय नोटिस टू द रिटर्निंग ऑफिसर कैन लेटर रिवर्स दिस डिसीजन। सो इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स इधर ट्रू और फॉल्स, ये सही है या गलत है, आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। कि अगर एक कैंडिडेट रिटायर करना चाहता है इलेक्शन से, उसने नोटिस दे दिया है और वो अब उस चाहता है कि उस डिसीजन को रिवर्स करे, वो चाहता है कि अब उसने जो नोटिस दिया है अब उसको कैंसिल कर दे किसी तरह, तो क्या ये कर सकता है? ट्रू, नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब फॉल्स में दो ऑप्शन है, कि एक जो विड्रॉल है वो नॉन कैंसिलेबल है विच इज़ ट्रू, और अदर ऑप्शन है कि इट्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। तो वो एक कैंडिडेचर अगर अपना विड्रॉ कर चुका है तो वो दोबारा उसको नहीं रिवर्स करवा सकता डिसीजन को। तो उम्मीद करते हैं इस छोटी सी डिस्कशन से और इन एमसीक्यूज से आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। हमारी कोशिश है कि हम इस तरह से मुख्तलिफ एक्ट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन, और एटलीस्ट जो इलेक्शन कमिश्नर का सिलेबस है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, वो सारा का सारा हम आपके साथ डिस्कस करें। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हमारी पूरी टीम इसमें कोशा है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा की जा सके। तो लेक्चर आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।